हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है वो थोड़ा बजट स्पेशल है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपका बजट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस कब मना रहा है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 31 जनवरी, ऑप्शन सी 1 फरवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से लेकर वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में कुल 156 जहाज और 62 विमान शामिल है तथा अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक इसके बेड़े में 200 जमीनी प्लेटफॉर्म और 80 विमान शामिल होने की संभावना है। विश्व के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों के नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आदर्श वाक्य वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1977 में स्थापना के बाद से 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाने के साथ ही लगभग 14,000 असामाजिक तत्वों को गिरफ्त में लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। देखिए, सीतारमण ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हवाई हाईवे तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35,000 किलोमीटर। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 25,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? ऑप्शन ए साल 2020, ऑप्शन बी साल 2021, ऑप्शन सी साल 2022, ऑप्शन डी साल 2019। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण जो कि लगभग 90 मिनट का है उन्होंने दिया। सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वे 2 घंटे और 40 मिनट तक बोली थी। उन्होंने साल 2019 में 2 घंटे और 17 मिनट का बजट भाषण दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए साल 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 400।
देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही इस एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की भी घोषणा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 60,000। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की भी घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 9.2%, ऑप्शन सी 9.9%, ऑप्शन डी 5.2%। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 9.2% रखा गया है। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 9.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन अग्रवाल। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लेंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक संगठन का प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री एवं रक्षा स्टाफ के प्रमुख के खुफिया सलाहकारों में से एक होता है।
महानिदेशक का पद तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर तय होता है। डीआई के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे, जो भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के पूर्व महानिदेशक थे। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, जिन्होंने रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, पूर्व में प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया के 9वें कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। बात करते हैं रक्षा खुफिया एजेंसी के बारे में। तो रक्षा खुफिया एजेंसी भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया सुविधा प्रदान करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन मार्च 2002 में किया गया था और इसे रक्षा मंत्रालय के उचित मार्गदर्शन में प्रशासित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। सॉरी, ऑप्शन ए होगा लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ये तो थे पूर्व में थे, इनका स्थान लेके अभी GAV रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।